मंजिल दूर ही सही मगर चलना जरूरी है। मंजिल दूर ही सही मगर चलना जरूरी है। कांटे राहों में लाख सही, कांटे राहों में लाख सही मगर चलना जरूरी है, मगर चलना जरूरी है। स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की इस क्लास में, जिसमें आज हम शुरू करेंगे काव्य शास्त्र को। क्या करेंगे शुरू बच्चा? काव्य शास्त्र को, जो कि हमारी यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी साहित्य में तीसरी नंबर की क्लास है, थर्ड क्लास है। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे वो लोग भी अपनी इस क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। आज हम शुरू करेंगे काव्य शास्त्र को, यानी कि जो कि मानी जाती है कौन सी मुश्किल तरीन यूनिट में आती है। काव्य शास्त्र मुश्किल तरीन यूनिट के अंदर आती है और आज इस मुश्किल तरीन यूनिट को आसान करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इस यूनिट को आसान करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और वो भी एक सीक्वेंस में। YouTube के ऊपर आज तक किसी ने भी यह शुरुआत नहीं की है, लेकिन तुम्हारा भाई, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा दोस्त, जो तुम समझो, जो तुम बेहतर समझो, वो आज तुम्हारा भाई इस यूनिट को आसान करने के लिए एक सीक्वेंस में इसको शुरुआत करने जा रहा है। किसमें बच्चा? एक सीक्वेंस में, है ना। अगर तुम सर्च करोगे YouTube के ऊपर, तुम सर्च कर लेना, है ना, सर्च कर लेना काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र यूजीसी नेट। शायद तुम्हें कोई क्लास मिल जाए, मिलेंगी। तुम ओपन करोगे, उसमें क्या मिलेंगे? क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहां तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और उसको भी एकदम आसान तरीके से। जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं मुझसे, वो जानते होंगे किसी भी यूनिट को जब मैं शुरू करता हूं, बिल्कुल उसकी पृष्ठभूमि को लेकर के शुरू करता हूं। यानी जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, कोई भी काम सीख रहे होते हैं, या कुछ भी चीज जानकारी हम ले रहे हैं, तो हमें उसकी जड़ क्या है वहां पहुंचना जरूरी है। उसकी जड़ क्या है उस तक पहुंचना जरूरी है ना। जब कभी डॉक्टर के पास जाओगे, मान लो किसी को कोई तकलीफ है ना, अब उससे हम क्या कहते हैं, मतलब उसने दवाई दे दी, दर्द हुआ, है ना, रात को दर्द हुआ, इंजेक्शन लगा दिया, दर्द खत्म हो गया। लेकिन दर्द उस टाइम खत्म हो गया, उस दर्द की वजह क्या थी, उस दर्द की जड़ क्या थी, ये नहीं पता चली। ये कब पता चलेगी? जब हम उसके बारे में गहराई से उतरेंगे, उसके बारे में गहराई से जानेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि उसकी जड़ क्या थी, उसकी वजह क्या थी, वो दर्द हुआ क्यों। इंजेक्शन लगा करके दर्द खत्म कर देना वो सॉल्यूशन नहीं है। वो क्या है? वो टेंटेटिव होता है। क्या होता है बच्चा? टेंटेटिव होता है ना। टेंटेटिव होता है, कच्चा पक्का सॉल्यूशन है बस। जैसे कि कच्चा पक्का सॉल्यूशन हम रिसर्च एप्टीट्यूड में हाइपोथेसिस को पढ़ते हैं ना, तो हाइपोथेसिस क्या है? वो भी एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम का, है ना। तो इंजेक्शन भी वो समाधान नहीं है। समाधान क्या है? वो जड़ क्या है, उस दर्द की वजह क्या थी, वहां पहुंचना है। अब ये जो यूनिट है, यूनिट 3 काव्य शास्त्र, इसको सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। यहां जितने भी बच्चे होंगे ना, 70% को मैं कह सकता हूं, 70 से कम नहीं होंगे, 70 से ज्यादा ही हैं, जो कि डरते हैं इस यूनिट से। जो पुराने बच्चे भी हैं वो भी डरते हैं। नए तो खैर डरेंगे डरेंगे बेचारे, क्योंकि उन्होंने अभी शुरुआत की है। और ये क्लास जो शुरू कर रहा हूं मैं, इसको उन बच्चों के ध्यान में रखते हुए शुरू कर रहा हूं जो कि अभी बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। तो इससे उनको तो फायदा होगा जो नए हैं, लेकिन जो पुराने हैं, जो 70% के अंदर आ रहे हैं ना, कि डरते हैं, उनका डर आज मैं निकालने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जिस भी चीज से हम डरते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हमें इससे डर लग रहा है, वो पता कर लो। आज हम उसको जानेंगे। इसकी काव्य शास्त्रीय बिल्कुल भूमिका को शुरू करेंगे कि काव्य शास्त्र शुरू कहां से हुआ है, असल में इसकी वजह क्या है, क्यों काव्य शास्त्र बना है,
कैसे कैसे इसका उदय हुआ है, कैसे कैसे सामने हमारे आया है, इसके बारे में जानेंगे। क्यों काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहने लगे, इस सभी को भी हम जानेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप सभी से मैं वादा करता हूं जितना मैं यहां तुम्हें पढ़ाऊंगा उसमें तुम्हें कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है। हां, इतना समय नहीं है कि सिलेबस मैं कंप्लीट करा सकूं, सिलेबस कंप्लीट कराने का समय नहीं है, लेकिन जितना भी तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। अब सिलेबस कंप्लीट का मतलब क्या है, देखो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट कंटेंट की ये यूनिट अच्छी होती है समझने वाली। बाकी इससे ऊपर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये क्या है, टेक्स्ट वाली यूनिट है, इनको अपना आप से ही पढ़ना होता है। लेकिन जो ये 4 यूनिट है इनको कवर करा दूंगा मैं। एक हो गई है, ठीक है, चौथी हो गई है, आज तीसरी यूनिट है। इसके बाद में हम साहित्य शास्त्र को, उसको साहित्य इतिहास को शुरू करेंगे, यूनिट 2 को। इसको जो मैंने बीच में शुरू किया है वो इसीलिए शुरू किया है क्योंकि लोग डरते बहुत हैं, बच्चे बहुत डरते हैं और इसको पढ़ाते भी बहुत कम हैं। YouTube पर मैंने खुद सर्च किया है, तब मैंने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। भाषा विज्ञान की यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो उसको जाएं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसको देखें। आज से हम शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, काव्य शास्त्र को शुरू करेंगे। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करें, बताएं। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए अपने भाई, अपने दोस्त, अपने इस गुरु को फॉलो करते रहें और पॉइंट टू पॉइंट चीजों को नोट करते रहें, जिससे कि आगे चल करके तुम्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चा, शुरू करें, बोलो शुरू करें। यहां हम देखेंगे काव्य शास्त्र को, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हम क्या सुनेंगे बच्चा, भूमिका। क्या जानेंगे, भूमिका के बारे में जानेंगे कि असल में कहां से इसकी शुरुआत होती है ना। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करें, क्या बात करें बेटा, सर्वप्रथम की अगर हम बात करें तो दूसरी शताब्दी में हमारे सामने आचार्य आते हैं। कौन, भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि हमारे सामने आते हैं, है ना। अगर हम बात करें साहित्य के क्षेत्र में या साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में, या फिर अब जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, काव्य शास्त्र। शुरुआत में काव्य शास्त्र कहते थे, वर्तमान में इसको साहित्य शास्त्र कहने लगे हैं। साहित्य शास्त्र जो कहने लगे हैं उसके पीछे का रीजन भी हम जानेंगे, लेकिन उसी रीजन को फॉलो करते हुए एनटीए ने भी इस यूनिट का जो नाम रखा है ना, वो साहित्य शास्त्र ही रखा है ना, साहित्य शास्त्र ही लगा है, लेकिन असल में ये क्या है, काव्य शास्त्र है। इसके बाद इसके अंदर हम काव्य के बारे में पढ़ते हैं। कविता क्या है, काव्य क्या है, काव्य क्यों होना चाहिए, काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें प्रथम आचार्य की, काव्य शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम आचार्य जो हमारे सामने आते हैं, शुरुआती आचार्य जो हमारे सामने आते हैं, वो आचार्य भरत मुनि आते हैं। इनसे पहले कोई भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं से शुरुआत होती है, इनसे पहले भी रहे होंगे, इनसे पहले भी बहुत सारे विद्वान आचार्य सामने आए होंगे, लेकिन जो उल्लेख मिलता है, जो लिखित में उल्लेख मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका मिलता है, आचार्य भरत मुनि का मिलता है। दूसरी शताब्दी में है ना, इनका समय माना जाता है दूसरी शताब्दी। अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो वो इनका समय कब मानते हैं बच्चा, वो तीसरी शताब्दी मानते हैं। इनका समय तीसरी शताब्दी मानते हैं। इन दोनों पॉइंटों को याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए। अगर तुमसे पूछ लिया कि आचार्य भरत मुनि का समय क्या है, काव्य शास्त्र के अंदर आचार्य भरत मुनि का समय क्या माना गया है, तो बताओगे सिर्फ, अगर किसी का मतलब किसी का भी रेफरेंस नहीं मांगा है तो तुम सीधा सीधा बताओगे दूसरी शताब्दी। अगर तुमसे वही कह ले कि आचार्य शुक्ल यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य भरत मुनि का जो समय है वो क्या माना गया है, तब तुम बताओगे कितना, तीसरी शताब्दी। कितना बच्चा, तीसरी शताब्दी। ऐसे ही भामा है, इनके बाद में प्रसिद्ध आचार्य आते हैं भामा, आचार्य भामा। तो आचार्य भामा का काव्य शास्त्र के अंदर जो समय माना जाता है वो माना जाता है छठी शताब्दी। कौन सा बच्चा,
6ठी शताब्दी, लेकिन आचार्य शुक्ल के यहां, है ना, आचार्य शुक्ल ने इन्हें कौन सा माना है, 7वीं शताब्दी माना है बच्चा। कौन सा, 7वीं शताब्दी, ठीक है। तो यहां अभी हम भामा पर नहीं चलेंगे, यहां से मैंने एक फैक्ट बता दिया है जो कि कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। अब यहां हम बात करेंगे भामा की नहीं, भरत मुनि से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले आचार्य के बारे में हमने जान लिया है। शुरुआत में जो आचार्य हमारे सामने आते हैं वो कौन है, भरत मुनि। अभी भरत मुनि के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि क्या हुआ है, कैसे इन्होंने रस सिद्धांत दिया है, कैसे कैसे इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। इनका जो ग्रंथ है भरत मुनि का ग्रंथ, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, दिख रहा है या नहीं। इनका ग्रंथ क्या है बच्चा, ग्रंथ है इनका नाट्य शास्त्र। क्या है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है लोक कल्याण, ठीक है बच्चा, ये इनका उद्देश्य है। अब बात करते हैं नाट्य शास्त्र के अंदर आचार्य भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसके अंदर जो प्रधानता दी गई है ना, वो नाटक को प्रधानता दी गई है। यानी उस समय में जो काव्य था वो आधारित था किस पर, दृश्य काव्य मीमांसा पर। कौन सा बच्चा, दृश्य काव्य मीमांसा। अब यहां एक चीज और समझ लो थोड़ी सी, यार यहां मैं लिख देता हूं, रुक जाओ, ठीक है। यहां जब हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो काव्य शास्त्र में हमारे सामने दो चीजें आती हैं। एक तो आता है दृश्य काव्य मीमांसा, ठीक है, दूसरा आता है श्रव्य काव्य मीमांसा। अब बात करते हैं पहले दृश्य काव्य मीमांसा की, है ना, क्योंकि उस समय में, प्राचीन समय में, 2री शताब्दी की बात चल रही है ना, ईसा के जन्म से 2 साल बाद, है ना, 200 साल बाद, 2री शताब्दी, ठीक है। तो उसकी बात चल रही है और उसमें जो हम बात करेंगे ना, यहां पर आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक को, यानी कि नाट्य कला को प्रधानता दी है। क्यों दी है, असल मकसद तो यहीं से है, असल बात यहीं से शुरू होती है, यहीं से छिपी होती है। उस समय जो प्रचलन में था ना, वो दृश्य काव्य मीमांसा था। क्योंकि उस समय में, प्राचीन काल में लिखने का प्रचलन नहीं था, लिखने का प्रचलन नहीं था। अगर किसी विद्वान ने कोई विचारधारा लिखी, मतलब विचारधारा स्थापित की है, विचारधारा उसके दिमाग में आई है ना, तो उस विचारधारा को लिखा नहीं जाता था। बहुत कम साधन थे लिखने के, है ना, इंक नहीं थी, पेंसिल नहीं थी, बड़ी चीज कागज नहीं थे, छापे खाने नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। लिखना बहुत मुश्किल तरीन काम था। क्योंकि लिखना बहुत मुश्किल तरीन काम था, इसलिए क्या होता था उस समय, जो भी कवि कविता वगैरह या काव्य लिख रहे थे या काव्य बना रहे थे, कविताएं बना रहे थे, है ना, उनको नाटक के द्वारा रंगमंच पर अभिनय करके, है ना, एक्टिंग करके उस चीज को, उस कविता को जनता तक पहुंचाया जा रहा था। अब जब ये चीज है कि जनता पढ़ नहीं सकती, है ना, क्यों नहीं पढ़ सकती, क्योंकि लिखा नहीं जा रहा। लिखा क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि कागज नहीं है ना, कागज नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, छापे खाने नहीं है, पेंसिल के लिए इंक नहीं है, तो बहुत सी चीजों की कमियां थी, है ना। उस समय जब कमियों का अभाव हुआ, है ना, अब जब चीजें नहीं लिखी जा रही, तो वो चीजें जनता तक, आम जनता तक कैसे पहुंचेंगी, है ना। अगर लिखी भी जा रही थी, मान लो कपड़े के कुछ पेपर्स बनते थे, है ना, कहीं कहीं कपड़े के पेपर बनते थे, उस पर लिखा जाता था, तो लिख करके वो चीजें संग्रहित हो जाती थी राजाओं के यहां, बड़े बड़े संग्रहालयों में। तो जनता तक तो वो पहुंच नहीं रही थी। अब जनता तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन था। क्या साधन था, नाटक, है ना। क्या साधन था बच्चा, नाटक। रंगमंच पर जो नाटक करते हैं, उसके जरिए उस कविता को जनता तक पहुंचाया जाता था। इसको बोलते हैं दृश्य काव्य मीमांसा, यानी कि जो चीज हमें, जिस काव्य का हमें देख करके आनंद आए,
ऐसा काव्य जिसको देख करके आनंद लें, दृश्य काव्य मीमांसा। यहां तक बात हो जाती है दृश्य काव्य मीमांसा की। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही कुछ बदलाव, कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ विकास होते जाते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे ही कुछ बदलाव, कुछ मॉडिफिकेशन हमारे सामने होते जाते हैं। ठीक है बच्चा, अब यहां तक बात हो जाती है। अब बात होती है लिखने के ऊपर, है ना। कुछ चीजें लिखी भी जा रही थी, तो वो किस में लिखी जा रही थी? मान लो जैसे कोई राजा महाराजा हैं, वो कुछ चीजों का प्रबंधन करके, कुछ चीजों का मैनेजमेंट करके, है ना, कवि को अगर दे रहे थे कि ठीक है भाई तुम लिखो, ये चीजें मैं तुम्हें दूंगा, कागज पेंसिल दवा जो भी दे रहा है मैं तुम्हें दूंगा, तुम लिखो। इतना नहीं मिल सकता कि जनता तक उसको पहुंचाया जाए, इतना जरूर मिल जाएगा कि लिख करके राजा तक ही रह जाए। इतनी चीजें अगर लिखी जा रही थी तो लिखी क्या जा रही थी, या तो मतलब उस पर जो कपड़े के पेपर बन रहे थे उन पर लिखी जा रही थी, या बड़ी मुश्किल से अगर कुछ मिल भी रहा था लिखने के लिए तो वो, या फिर पत्थरों पर तुम्हें मिलता है ना, कभी शिलांकृत मिला है, शिलाओं पर लिखी हुई चीजें मिली हैं, पुराने जमाने की पत्थरों पर लिखी हुई गुदी हुई चीजें मिलती हैं, तो गुदी हुई जो पत्थर पर गुद देते हैं ना, वो चीजें थी। अब उस पर यानी कि लिखने की एक तो कला थी नहीं, मैनेजमेंट नहीं था, है ना। पत्थरों पर गद्य तो लिखा नहीं जा सकता। अब गद्य और पद्य का क्या मतलब है? पद्य होता है काव्य, है ना, पद्य जो होता है वो काव्य होता है, कविता होती है। गद्य होता है जिसमें चीजों को बहुत विस्तार में लिखा जा सके। गद्य होता है चीजों को विस्तार में लिखा जा सके। निबंध हो गया, है ना, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानियां, ये सब क्या है? ये विस्तार में लिखने वाली चीजें हैं। अगर कविता एक लाइन में लिखी जा रही है, 2 लाइन में, 4 लाइन में लिखी जा रही है, लेकिन उसी चीज का अगर हम अर्थ विन्यास करेंगे ना तो उसका क्या होगा? वो बहुत चौड़ा, बहुत लंबा उसका अर्थ निकलेगा। लेकिन लिखी कितनी जा रही है? छोटी सी लिखी जा रही है। क्यों लिखी जा रही है छोटी सी? क्योंकि लिखने की कला या लिखने का प्रबंधन या लिखने का प्रचलन नहीं था, साधन नहीं थे। इसलिए चीजों को, अपनी बातों को ज्यादा लंबे में ना लिख करके छोटे में लिख रहे थे कवि, क्योंकि लिखने की चीजें कम थी, तो इसलिए छोटी चीजें लिख रहे थे, छोटे में अपनी बातों को लिख रहे थे, छोटे में अपनी कविताओं को, अपने काव्य को, अपने विचारों को छोटे में करके लिख रहे थे। अब छोटे में करके लिख रहे थे तो छोटी, अच्छा, कविता की तो विशेषता ही ये है कि कम शब्द हो, अच्छे शब्द हो, है ना, उसके अंदर अर्थ विन्यास हो, अर्थ बड़ा हो। कविता का तो जो विशेषता है वो यही है ना कि कम शब्द हो, उसमें ज्यादा शब्दों का यूज ना हो, है ना, उसके अंदर बहुत बड़ा अर्थ छिपा हो। और गद्य का क्या है? गद्य के अंदर शब्द बहुत ज्यादा हो, उसके अंदर ज्यादा बड़ा अर्थ ना छिपा हो, और शब्द, उसके शब्दों में ही उसके अर्थ को बता दिया जाए। तो ऐसी चीजें लिखी जा रही थी जिनका अर्थ तो बहुत बड़ा है लेकिन उसको शब्द कम दिए जा रहे थे। तो शब्द कम देने के लिए हमें किसको चूज करना था? पद्य को चूज करना था, गद्य को नहीं। गद्य की कला तो बहुत बाद में विकसित हुई है, गद्य की कला बहुत बाद में विकसित हुई है ना। लेकिन शुरुआत में जो आता है हमारे सामने वो पद्य आता है। क्या आता है बच्चा? पद्य यानी काव्य यानी कविता। ठीक है, अब यहां हमारे सामने 2 चीजें निकल कर आती हैं। एक आता है गद्य, दूसरी चीज आती है पद्य। पद्य क्या है? यही काव्य है। ठीक है, यही काव्य है, यही कविता है ना। तो इसी के ऊपर फोकस करना है हमें पूरा इस यूनिट के अंदर। ठीक है बच्चा, समझ में आ रही है बात या नहीं? बोलो बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताओ जल्दी से। ठीक है, तो यहां तक गद्य पद्य की बात हो गई है। ठीक है, अब जब यहां गद्य तो लिखा नहीं जा सकता था, अच्छा, लिखना तो पद्य भी मुश्किल था, तो गद्य को कैसे लिखें? ठीक है, पद्य को लिखना था, तो पद्य को लेकर के ही ये जो कवि थे, जो आचार्य थे, वो आगे बढ़ते हैं। धीरे 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 समय बदलता है, धीरे धीरे चीजों में विकास होता है। अच्छा, इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, लिखनी भी पड़ेंगी तुम्हें। अब पीपीटी में नहीं मिलेगा इसमें कुछ भी, यहां मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं, तो थोड़ी मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं पीपीटी नहीं बनाकर लाया क्योंकि मुझे यहां अपने अल्फाजों में तुम्हें समझाना है, यहां कुछ चीजें लिखनी है। पीपीटी में पढ़ूंगा तो तुम भी उसके साथ साथ पढ़ोगे, इतना ध्यान नहीं दोगे, मेरी बातों पर ध्यान दो, बाद में उसको लिख जरूर लेना। ठीक है, फिर यहां गद्य और पद्य 2 चीजें सामने आती है हमारे, गद्य आता है, पद्य आता है। अब गद्य और पद्य के अंदर
अगर हम देखें दुनिया भर के साहित्य के अंदर, दुनिया भर के काव्य शास्त्र के अंदर सबसे पुरानी जो विधा मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? वो पद्य मानी जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, क्योंकि जो हमारे सामने आता है ना गद्य, तो गद्य तो बहुत बाद की विधा है, सबसे पहले आ जाता है पद्य ही। ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है। गद्य पद्य में प्राचीन हो गई हमारी क्या? पद्य। ठीक है, इसीलिए कविता के लिए जो यूज होती है ना, कविता में जो यूज होता है वो पद्य को यूज किया जाता है ना, पद्य का प्रयोग किया जाता है, पद्य देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे समय बदलता है उसी को चीजों को मतलब जो साहित्य को मतलब पहले पूरी चीज को काव्य कहा जा रहा था, है ना, आज वर्तमान में सिर्फ पद्य को काव्य कहा जाता है। पहले संपूर्ण जो था गद्य और पद्य दोनों को, है ना, गद्यम पद्यम चा तद्विधा कहा गया है ना, तो क्या कहा गया है? गद्य और पद्य दोनों ही क्या है? काव्य है। पहले प्राचीन समय में गद्य और पद्य दोनों को ही काव्य यानी कि काव्य के ही रूप थे, गद्य और पद्य। और वर्तमान में गद्य अलग है ना, गद्य अलग है और पद्य को ही काव्य कहा जाता है। अब दोनों एक दूसरे के क्या है? क्या है? पर्यायवाची हैं। गद्य और पद्य दोनों मतलब पद्य और काव्य दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, गद्य अलग है। पहले काव्य के अंदर ही दोनों चीज आती थी। अब जैसे जैसे समय बदलता है ना, जैसे जैसे समय बदलता है काव्य को साहित्य कहा जाने लगा, है ना। अब यहां देखो तीन ऑप्शन है, तीन क्वेश्चन बनते हैं। काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र सर्वप्रथम किसने नाम दिया? काव्य शास्त्र सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? वो क्या है? भोज ने। इसको नोट कर लेना, नोट, ठीक है, भोज। ठीक है, तीन क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें यहां। और साहित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है ना, साहित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? भर्तृहरि ने। किसने? भर्तृहरि ने। नोट करो, जल्दी से नोट करो, इसको फटाफट छाप लो एकदम से। तो अब दूसरी चीज आती है, यहां तक साहित्य शब्द आ गया, यहां साहित्य शब्द का प्रयोग क्या है? भर्तृहरि ने। कंफ्यूजन हो सकता है यहां साहित्य शब्द का प्रयोग क्या है, लेकिन संपूर्ण काव्य के लिए, संपूर्ण काव्य के लिए यानी कि जिसके अंदर गद्य जिसके अंदर पद्य दोनों आए, तो संपूर्ण काव्य के लिए साहित्य विद्या का जो यूज किया है, साहित्य विद्या का जो नाम दिया है, वो किसने दिया है? किसने बच्चा? साहित्य का नाम सबसे पहले साहित्य विद्या जो कहने वाले हैं वो राजशेखर हुए हैं। कौन हुए हैं? राजशेखर हुए हैं। अब इसके लिए तुम्हें एक काम मैं देता हूं, भोज का, भर्तृहरि का, राजशेखर का समय क्या क्या है कमेंट करके जरूर बताओगे, क्योंकि वहां से तुमसे पूछ लिया जा सकता है कि काव्य को, संपूर्ण काव्य को साहित्य विधा कहने वाले राजशेखर जो हुए हैं वो किस समय के हैं, या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो काव्य को साहित्य कहा जाता है ना, संपूर्ण काव्य को साहित्य विधा कब से कहा जाता है, किस समय से कहा जाना शुरू हुआ था। तो कुछ भी तुमसे पूछ सकता है घुमा करके, इसलिए इन तीनों का तुम्हें क्या करना है? समय याद करना है अच्छे से। ठीक है, आगे अब बात करते हैं। अब जब जैसे जैसे धीरे धीरे समय आता है किसका? भामा का, आचार्य भामा का, है ना। यहां से अब चीजें सामने आती हैं, तो सामने क्या निकल कर आता है? कहते हैं कि जो भी लिखा जा रहा है, जो भी कुछ लिखा जा रहा है, उसके लिए एक शब्द आता है। क्या आता है बच्चा? वाङ्मय। क्या आता है? वाङ्मय। ठीक है, इसके लिए वाङ्मय शब्द आता है ना। जो भी कुछ लिखा जा रहा है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो पद्य हो, कुछ भी हो, चाहे वो फिलोसफी हो, कुछ भी, जो भी कुछ लिखा जा रहा है उसके लिए एक शब्द है वाङ्मय। अब इसी वाङ्मय के भेद किए गए थे। क्या? एक तो क्या गया? शास्त्र, ठीक है, और एक किया गया काव्य, है ना। ये दो भेद किए गए। अब जब इन दोनों को भेद किया गया, इसमें ये भेद हो गए, ठीक है, भेद हो गए। अब भेद तो हो गए, लेकिन अब हमें अंतर कैसे पता चलेगा?
अब हमें अंतर कैसे पता चलेगा कि जो लिखा जा रहा है सब कुछ वांग्मय तो है, लेकिन वांग्मय में अंदर क्या चीज शास्त्र है और किसको हम काव्य कहेंगे, इसका कैसे पता चलेगा? तो इसका जो पता चलेगा वो हमें पता चलेगा किससे? अंतर जो हम करेंगे इनमें भाषा से। दोनों के बीच में जो बड़ा अंतर है, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शास्त्र और काव्य के बीच में बड़ा अंतर क्या है? तो क्या है? भाषा का। क्यों? शास्त्र की भाषा होती है, क्या होती है? ऋजु। दिख रहा है ना? ऋजु का मतलब सीधी, है ना? ऋजु का मतलब सीधी। और शास्त्र के अंदर क्या क्या आता है? शास्त्र के अंदर विज्ञान आ जाएगा, है ना? शास्त्र के अंदर सामाजिक विज्ञान आ जाएगा, शास्त्र के अंदर भूगोल आ जाएगा, शास्त्र के अंदर इतिहास आ जाएगा, दर्शन शास्त्र आ जाएगा, मनोविज्ञान आ जाएगा, जो भी कुछ है अलग आ जाएगा उसमें शास्त्र के अंदर। काव्य के अंदर आता है, दो चीजें आती हैं, गद्य और पद्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हल्के में मत लेना। ये अगर तुमने समझ लिया ना, इसको अगर समझ गए तो समझ लो काव्य शास्त्र यूनिट 3 जो तुम हार्ड बताते हो ना, वो हार्ड नहीं होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। इससे आगे, भूमिका से आगे मैं तभी निकलूंगा जब तुम्हारे समझ में बिल्कुल पक्के से आ जाएगा, ठीक है? भूमिका से आगे मैं तभी चलूंगा जब तुम्हारे समझ में अच्छे से आ जाएगा। आज भूमिका है, कमेंट कर देना। अगर फिर भी कुछ समझ में आए तो भूमिका से आगे तभी चलेंगे जब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेस अगर मजबूत होगा तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना सकते हो, ठीक है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बन रही है, क्यों बन रही है? उन्होंने बेस बहुत मजबूत बनाए हुए हैं, ठीक है? तो गद्य और पद्य। अब बात करते हैं शास्त्र की जो भाषा होगी वो कैसी होगी? सीधी होगी, ऋजु होगी। काव्य की भाषा कैसी होगी? कैसी होगी? वक्र होगी। कैसी होगी बच्चा? वक्र होगी। कैसी होगी? वक्र होगी। काव्य की चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो, दोनों की भाषा कैसी होगी? वक्र होगी। वक्रता देखी जाती है इसमें, वक्रता, बनावट, है ना? भाषा की बनावट, भाषा का, काव्य का आकार, काव्य का बनावट कैसी है, उसमें भामा कहते हैं। और भामा ने, और वो वक्रता कहां से आएगी? वो वक्रता कहां से आएगी? वो वक्रता आती है कहां से? अलंकार से, ठीक है बच्चा? कहां से आती है? अलंकार से। और भामा क्या है? अलंकारवादी आचार्य हैं। भामा क्या है? अलंकारवादी आचार्य हैं। भरत मुनि क्या है? भरत मुनि रसवादी आचार्य हैं। भरत मुनि क्या है? रसवादी आचार्य हैं। भामा क्या है? अलंकारवादी आचार्य हैं। समझ में आ रही बात? बोलो, समझ में आ रही है ना? तो भामा है अलंकारवादी आचार्य और भरत मुनि है रसवादी आचार्य। और यहां से काव्य की जो भाषा है वो कैसी है? वक्र है, यानी कि तिरछी है, यानी कि घुमावदार है, टेढ़ी है ना? अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, थोड़ा सा यहां इसको खत्म कर देता हूं, हटा देता हूं। एक चीज है तुम्हारे पास सीधी सीधी, है ना? ये है, ठीक है? और एक चीज है यहीं से शुरू हो रही है, वो इस तरह से है ना? एक रस्सी तुम्हारे पास सीधी है और एक रस्सी तुम्हारे पास इस तरह से है, घूम करके, है ना? अब वो घूम करके है, नहीं रुक जाओ, थोड़ी सी इसको छोटी कर देता हूं मैं। ये इतनी है ना? तुम्हारे पास एक रस्सी सीधी है जो कि बड़ी है, एक रस्सी घूमी हुई है जो कि छोटी। देखने में क्या लग रही है? वो छोटी लग रही है ना? कैसी लग रही है? छोटी लग रही है। अब इसका तुम क्या करोगे? यहां से एक कोना पकड़ करके इसे जब खींचोगे ना, तो ये कहां जाएगी? ये इतनी पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी ना? पहुंच जाएगी। तो जो काव्य है ना, काव्य की भाषा ऐसी होती है, छोटी सी, है ना? जब उसको हम करते हैं ना, उसका अर्थ विस्तार करते हैं, है ना? अर्थ विस्तार जब हम करते हैं तो उसकी भाषा क्या होती है? बहुत बड़ी निकलती है, उसके अंदर से अर्थ बहुत बड़ा निकलता है। और जो शास्त्र होता है, शास्त्र यहां से शुरू होता है, यहां तक अगर वो लिखा हुआ है ना तो यही खत्म हो जाएगा बस, है ना?
किसी भी चीज की अगर कोई परिभाषा लिखी हुई है, विज्ञान में कोई परिभाषा लिखी हुई है, तो सीधा सीधा यहां से शुरू होगा और यहां खत्म होती हुई दिख रही है ना, तो असल में वो यहीं खत्म होती है। लेकिन अगर काव्य यहां से शुरू होता है, अगर वो तुम्हें दिख गया यहां खत्म हो रहा है, तो ऐसा मत मानना कि यहीं खत्म हो रहा है। यहां से अगर तुम इसका अर्थ विस्तार करोगे ना, तो ये सीधा जाएगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जिसके कर्ली बाल हो वो परेशान मत होना कि मेरे कर्ली बाल हैं, ठीक है। अगर तुम उन पे स्ट्रेट कर दोगे ना, तो कितने हो जाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो कर्ली बाल क्या होते हैं? घूमे हुए होते हैं। अगर तुम जिसके कर्ली बाल होंगे वो देख लेना, अपने बाल को एक पकड़कर सीधा करके देखना तो कितना लंबा होगा वो, ठीक है। तो ऐसा ही है काव्य की भाषा। समझ में आ रही है बात? बोलो समझ में आ रही है? बोलो समझ में आ रही है या नहीं है? अब यहां से हम बात करते हैं, फिर एक सवाल उठता है कि हमने मान लिया कि जो कुछ लिखा जा रहा है वाङ्मय है, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि वाङ्मय में शास्त्र क्या है और काव्य क्या है? तो उसका अंतर मैंने बताया है कि भाषा का अंतर है, ठीक है। अब भाषा में काव्य क्या है ना, इसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम तीन चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चा? तीन चीजें पढ़ते हैं। पहली, काव्य लक्षण, काव्य लक्षण। दूसरी, काव्य हेतु। तीसरी, काव्य प्रयोजन। अब ये क्या है? ये क्या है इसको जानते हैं अब जरा। जैसे कि काव्य लक्षण यहां लिखा हुआ है ना, काव्य लक्षण का मतलब है कि कविता क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरा निबंध लिखा है कविता क्या है, इसी नाम के ऊपर, है ना, कविता क्या है। काव्य लक्षण में हम जानते हैं कविता की परिभाषा को, कविता की परिभाषा को जानते हैं कि कविता है क्या, काव्य है क्या, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि कुछ आचार्य कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के सहित काव्य है ना। कुछ आचार्य जैसे कि भामा ने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, रुद्रट कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम, है ना, रुद्रट कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम। अगर हम दंडी के पास जाते हैं, दंडी कहते हैं शरीरम तावदिष्टार्थव्य वच्छिन्ना पदावली। क्या? शरीरम तावदिष्टार्थव्य वच्छिन्ना पदावली। ये तो होगा संस्कृत वाले। अगर हम बात करें हिंदी में, है ना, जो प्राचीन उसमें रीतिकाल में अगर हम आए, रीतिकाल में जैसे कि केशव दास हैं, कहते हैं यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न ब्राजई कविता बनिता मित। तो इस तरह से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं कि काव्य क्या है, कविता क्या है। उसी के साथ में हम देखते हैं काव्य हेतु। काव्य हेतु का मतलब है कारण, है ना, कारण कि कविता कहां से, है ना, कविता कहां से रही है, मतलब कविता क्या है, कविता कैसे, यानी कि कैसे हम लिखें। कारण का मतलब है कैसे लिखें, कविता लिखें कैसे। अब तो हमने पता कर लिया कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, है ना, कि कविता ये है, कविता ये है, कविता ये है, जान लिया हमने कविता क्या है। अब एक सवाल आता है कि कविता कैसे लिखें, तो कारण क्या है कविता का, है ना, कारण हेतु। जैसे कि 3 हेतु बताए गए हैं। प्रतिभा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ठीक है, 3 कारण हैं, 3 हेतु आते हैं। फिर आता है जी काव्य प्रयोजन, कविता क्यों है, कविता क्यों, कवि कविता लिखे क्यों, क्या प्रयोजन है उसका लिखने का, उद्देश्य क्या है ना। प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य, उसको मिलेगा क्या, क्या उद्देश्य है उसका कविता लिखने का। कुछ उद्देश्य होगा तभी लिखेगा। तो उद्देश्य में भी हम अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग उद्देश्य बताए गए हैं, उसको हम जानते हैं। कोई कहता है यश, कोई कहता है धर्म, कोई कहता है फल प्राप्ति, है ना, कोई कहता है कीर्ति होगी, कोई कहता है प्रीति होगी, है। इस तरह से हम अलग अलग, परम आह्लाद होगा, परम आनंद मिलेगा। इस तरह से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रयोजन बताए हैं। तो हम इन सभी को अच्छे से डिटेल में तल्लीनता के साथ में पढ़ते हुए आगे चलेंगे। कल हम शुरू करेंगे काव्य लक्षण को। पहली क्लास
काव्य लक्षण से। आज की क्लास भूमिका की क्लास है ना। इसमें हम लक्षण को शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे काव्य लक्षण को, जिसमें हम देखेंगे कविता क्या है, किस किस आचार्य ने क्या कहा है, उस सभी को हम जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, बस साथ तुम्हारा इतना चाहिए। कितना साथ चाहिए? जितना तुम मुझे साथ दोगे उससे कहीं ज्यादा मेरे एफर्ट तुम्हारे लिए लगते रहेंगे। तो अपना साथ बनाए रखें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तुम्हारे साथी होंगे, तुम्हारे भाई बंधु होंगे, तुम्हारे दोस्त होंगे, सखा संबंधी होंगे, मित्र होंगे, महिलाएं मित्र होंगी, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो ताकि उनका भी फायदा हो सके। ये मत सोचना कि सिर्फ मेरा ही फायदा होगा, मुझे मिल गई ये क्लासें, ऐसा मत सोचना, है ना। क्योंकि हम जितने जिसकी मदद करते हैं उसका कहीं ना कहीं फल हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा अपने इस क्लास को शेयर करें। ठीक है, और बिल्कुल डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए, ठीक है, अपने साथी, अपने दोस्त, अपने भाई से, अपने गुरु से जुड़ सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में काव्य लक्षण के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।